जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण त्वरण कितना होगा? ये सर स्मॉल ई इंटू सर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन एम। हाँ ठीक, ये सही है। यस। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको 3 नंबर में भी, ये 2 नंबर में भी कोई भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव भले यहाँ पे 1 नंबर का पूछो, इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। इसका यस कॉन्सेप्ट सर। पहले तो अगर शॉर्टकट याद रखना है तो शॉर्टकट के लिए तुम इसमें ये कर सकते हो कि अगर किसी भी तार को, यहाँ पे त्रिज्या की बात किया हुआ ना? यस सर। नहीं नहीं, त्रिज्या की बात नहीं किया, बोला नहीं आगे है सवाल। यहाँ पे कह रहा है कि 3 समान प्रतिरोध। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। तो यदि R1 इक्वल टू n टाइम्स R2, तो जब किसी भी यस 3 सर। प्रतिरोध होंगे, मान लो प्रतिरोध R है, ठीक है, सोचो मन में 3 यस सर। प्रतिरोध हैं, तीनों R हैं, समान प्रतिरोध है ना, ठीक है। यस सर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक हो गया, सारे प्रतिरोध हो गए, ठीक है। तो इसकी थ्योरी यस समझ लो, सर। इसे ये, क्योंकि ये सवाल आएगा तो करने लायक सवाल है, तो आसानी से हो जाता है। ये समांतर क्रम में तुमने अटैच कर दिया, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना होगा तुम्हारा? समांतर क्रम में लगा दिया क्या हमने? अभी तो समांतर क्रम में लगा दिया, इसको श्रेणी क्रम में भी लगा देते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम यस में सर। लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा और फिर ऐसे लगेगा, ठीक। यस ये सर। भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में कितना होगा, वही उसी को है, 3R। 3R हो गया। ऐसे को वो अगर हम R2 निकालें, ये समांतर क्रम के लिए होगा, इसका R कितना होगा? 3/R। अरे R/3, 3/R नहीं होगा, हैं? यस सर, R/3। R/3 होगा, ठीक है। कई परीक्षा में भी इस चीज़ का ध्यान देना है। 3/R अगर मन में सोचते हो कोई बात नहीं, सोचने को कुछ भी दिमाग सोच सकता है, लेकिन उसका मात्रक नहीं फिट बैठेगा ना, समझ गए? यस सर। अगर यस गलती सर। से तुम 3/R कर भी दोगे तो परीक्षा में देख लेना मात्रक, तो फिर ओम इनवर्स आ जाएगा, वो गलत हो जाएगी चीज़, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, R1 और R2 में रिलेशन पूछ रहा है, तो भाग दे दो। ये रिलेशन नंबर 1 हो गया, ये रिलेशन नंबर 2 हो गया, तो R1 बाई यस सर। R2 कर दो, तो कितना बचेगा? 3R बटे में R/3, ठीक है। तो यहाँ से जब यस सर। सॉल्व कर लोगे तो 9 नहीं आ जाएगा, R1 इक्वल टू 9R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो n की जगह में ना होगी, नहीं है, यस सर। ठीक है। यस सर। अगर मैं अब यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे बोल सकता है n, 3 की जगह यहाँ पे n होता है, यहाँ भी n होता, तो मतलब कैपिटल N मान लिया, ठीक है, या x मान लो। ये अगर x प्रतिरोध होते, ये तो यहाँ पे थे x R आ जाता है, R/x आ जाता, तो यहाँ पे x² आता कि नहीं आता? यस सर, आ जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू x² के बराबर होती। कई बार ही क्या करेगा कि n प्रतिरोध ही ले लेगा, वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के यहाँ पे n डाल दिया, ठीक है। यस सर। तो अगर हम इसी को अगर सॉल्व करते, क्या होगा, ये कैपिटल N ले लेते इनके नंबर की वैल्यू, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कैपिटल N इंटू R आता है, यहाँ पे R बाई कैपिटल N आता, तो यहाँ कैपिटल N का स्क्वायर आ जाता, तो स्मॉल n की वैल्यू जो होती कैपिटल तुम्हारा किसके बराबर आ जाता है? कैपिटल N के, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी भी इधर उधर बदल के जब पूछेगा तो इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे n ऑलरेडी दे रखा है तो इसको कैपिटल N मान लेते हैं। कुछ बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये आसान सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछता है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल पूछता है, 2 से मुश्किल से 1 मिनट का सवाल होता है ये। बस इसके बारे में कभी सोचा है तो कर लोगे, नहीं सोचा तो सिंपल फार्मूला है, ठीक है। समीकरण बनाओ, गुणा भाग तक कर दो, भाग देने लायक है तो भाग कर दो, गुणा करने लायक है गुणा कर दो। रिलेशन जो है दोनों जो हमने माना है और उनको काटना है, तो काटने के लिए भाग ही दोगे ना। यस सर। चलो ठीक है। अब है गा नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? गा नंबर में क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। देखो यहाँ पे R बराबर में होता है mv/में QB, वृत्ताकार पथ में त्रिज्या कर में लगा रहा ना,
यस सर। पथ की त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो अगर कोई वृत्त, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कोई यस कण सर। वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो वो तो ऐसे करेगा ना। तो इसकी जो यस सर। त्रिज्या होती है, तुम ये वाला फार्मूला रटे हो कि नहीं है? यस सर। तो यस इसमें सर। बताओ त्रिज्या किसके, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? सवित क्रमानुपात। अनुक्रमानुपाती कौन है? आवेश, आवेश की भी बात की है, क्या आवेश के अनुक्रमानुपाती है क्या? नो सर। तो न तो आवेश होगा ना चुंबकीय क्षेत्र होगा, गतिज ऊर्जा का तो टर्म ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर होगा Yes. तो बना लेंगे, हालांकि हुआ है नहीं इसमें। ठीक है, यस अब बता ये संवेग बता, mv क्या है? संवेग। तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? संवेग के। हाँ, तो ये पूरा टर्म को हटा के इसकी जगह p लिख दो, संवेग बन जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सो सेकंड पार्ट। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ों को जस्टिफाई करना सीखो। ठीक है, अगर इसी में पूछ देता, अगर गतिज ऊर्जा का टर्म हम जानना चाहते हैं, मान लो गतिज ऊर्जा ही दे देता सवाल में, ठीक है, न्यूमेरिकल 3 नंबर का पूछ देगा, ठीक है, तो उसके कैसे Yes, sir. करोगे? v है गतिज ऊर्जा, हमको गतिज ऊर्जा का यहाँ पे पद लाना है, तो क्या करते तुम? क्यों? सर v का मान निकाल लेते इससे। किससे? सर इस फॉर्मूला से, अरे और एक बटे mv स्क्वायर में रख देते। हाँ, वहाँ वैसे भी कर सकते थे। एक तरीका ये Yes. था कि यहाँ पे भी है, Yes, sir. के बराबर में 1/2 mv स्क्वायर कर दो, यहाँ से भी निकाल के यहाँ रख दो, वो भी समझ गए? यस सर। तो v बराबर v बराबर में √km होता है, चाहे जहाँ पे देख लो, ठीक है, इसी से निकलेगा। तो यहाँ पे v की जगह √km नहीं लिख सकते क्या? √2k/m नहीं बन जाएगा? यस। यस सर, बन जाएगा। तो वैसे कर लो, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में एडजस्ट करने में दिक्कत जाएगी, समझ गए? उसमें भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन उस यहाँ पे जैसे यहाँ पे v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखोगे, फिर r के पदों में बाकी सबको एडजस्ट करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, यस सर। तो ये तो बहुत जगह पे आएगा, अभी अल्फा का बीटा कणों वाला सवाल आएगा, उसमें भी तो आता। खैर चलो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा गंगा नंबर दी गई अभिक्रिया में x है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है x क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या? प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्या है? हेलो सर प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आ गया। 6 नंबर में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि E बराबर 100 कॉस। अपवर्तन। अच्छा, ये है, ये समीकरण दिया हुआ, वोल्ट पर मीटर से निरूपित एक समतल चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको कैसे निकालोगे? केवल प्रोसीजर बता दो मेरे को बस। यस सर। कैसे निकालोगे? क्या हुआ है, दे Yes, रखा है sir. इसमें कि यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, समीकरण दे रखा है E = 100 का 6 × 10⁸ t प्लस में 4x, ऐसे दिया हुआ। यस मैंने सर। अभी पिछला जब पेपर सॉल्व करा रहा था, तो मैंने बोला था ये वाला टर्म वेग निकालने में काम देगा, ठीक है, तरंग का। यस सर। यस यहाँ पे सर। मैंने बोला था कि इसको अंदर वाले को अगर फार्मूला नहीं रटा हुआ है तो रफ में डिफरेंशिएट कर लेना, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर लिख देना, बोला था ना? यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. एक तो तरीका वो था, अब या तो ऐसे ही कर लो, वेग बराबर क्या होगा? वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, वेग बराबर होता है टी का गुणांक, समझ गए? इसमें टी है ना, यस सर। तो टी का गुणांक अपान एक्स का गुणांक, समझ गए? यस सर। अब ये चीज़ अगर नहीं रटना चाहते हो तो मत रटो, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर लिख दो, वेग अपने आप निकल आएगा। ठीक है, अब गुणांक वाइज वेरीफाई इसको जो है, अगर तो यहाँ से देखो टी का गुणांक कितना है, 6 × 10⁸ 8, और एक्स का गुणांक कितना है, 4।
भाग देगा तो v कितना आ गया 1.5 गुणे में 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया हैं? यस सर, यस सर। और जब सवाल आएगा तो कई बार दे देता है कि जहाँ पे t सेकेंड में है और x मीटर में है, देगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेग निकल आया। Yes. अब तरंग का वेग निकल आया तो अब वो पूछ क्या रहा है? अपवर्तनांक पूछ रहा है। अपवर्तनांक n म्यू बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल बचे उस माध्यम में तरंग का वेग है दिया हुआ, वेग तुमको निकल ही आया, आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी होती है? तो 3 गुणे 10 की पावर हाँ, ये 8। हो गई आधी। तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे में 10 की घात 8 बटे में 1.5 गुणे में 10 की घात 8 कितना हो जाएगा? 2। म्यू 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हैं? ये सवाल, यही सवाल तुमको 2 नंबर का पूछ देगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? साइन और कास से इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, ये फेज निकालने के काम आता है, लेकिन फेज जल्दी से पूछेगा नहीं। ठीक है, जब पूछेगा तब देख लेंगे। कितनी बात समझ में आई? यस सर। तो एक तो ये तरीका है। अगर ये वाला तुम फार्मूला भूल गए कि टी का गुणांक को ऊपर रखना है कि एक्स के गुणांक वाले को ऊपर रखना है, ठीक है, तो इसका एक तरीका और है। या अगर तुम भूल गए हो वहाँ परीक्षा में, तो जो टी के साथ होगा उसकी जो बीमा होगी सेकेंड इनवर्स होगी। ठीक है, जैसे एक्स की बीमा एक्स के साथ जो होगा उसकी जो बीमा होगी मीटर इनवर्स होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो? यस सर। तो जैसे v बराबर होता है एक्स अपान टी, होता है कि नहीं, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे जो इनके गुणांक होंगे उनकी बीमा जस्ट रिवर्स होगी, इसलिए टी बाई एक्स है, उल्टा होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो तो आ ही जाएगा। जैसे टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, एक्स का डी एक्स अपान डी टी होगा, बराबर 0 रखोगे तो डी एक्स अपान डी टी बराबर इतने, ये उधर चला जाएगा, ये बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस या प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस और प्लस ये बताता है कि प्लस एक्सिस की तरफ में गति कर रहा है कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ में गति कर रहा है। ठीक है, अगर प्लस आ गया तो उसका भी अलग है। मैं भी एक साथ सारे चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि हो जाओगे कंफ्यूज। ये वाला क्वेश्चन बहुत सही है, इसको कर लो। ठीक है, इससे रिलेटेड जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे, ऐसे भी पूछ देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल पूछ देता है। तो मैंने इसको पहले बताया भी था, तो देखो आ गया नेक्स्ट में। और भी ऐसे ही सवाल आगे तुमको मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में चेंजेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या? 2 नंबर का। ये किसी आवेशित संधारित्र की धारिता सी फैरेड है तथा संचित ऊर्जा यू जूल है, तो संधारित्र के प्लेटों पर आवेश का व्यंजक क्या होगा? सर Q बराबर √2UC। हाँ ठीक, चलो फिर नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख देना, इसके पहले भी लिखा था तुमने। ठीक है, यस सर। एक सेकेंड, कहाँ तक हुआ था ये? संधारित्र की ऊर्जा वाला हो गया क्यों? ठीक है, अब छूट गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का हो गया। अब एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। क्या था इसमें? बोलो जल्दी फटाफट। हेलो सर, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होंगे और पी टाइप अर्धचालक में प्रोटॉन बहुसंख्यक वाहक होंगे। ठीक है, आगे घ नंबर के तार में विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल जो है वैसे आ सकता है। विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थित शून्य की लंबाई नहीं अविक्षेप स्थिति की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभव प्रवणता का मान कम करने पर, ये सवाल पूछेगा नहीं, विभव मापी है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, हेलो? यस सर। तो इसको छोड़ दो, अननेसेसरी दिमाग लगाने से क्या मतलब। फिर धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? तो धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? शंट प्रतिरोध। हाँ ठीक। 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले पेज में से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा?
सर 10। कौन सा फार्मूला लगाया इसमें? सर इसमें पतला लेंस है तो इसमें साइन साइन का टर्म हट जाएगा, n बराबर a प्लस डेल्टा m बाई 2 और a बाई 2। हाँ ठीक है, फिर से बोलो क्या आएगा फार्मूला? सर n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 प्लस अपॉन m बाई 2, a बाई 2 सॉरी हाँ a ठीक, बाई 2। ठीक है। इसको ये भी कई बार ही लिखते हैं, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए कई बार ही यस ध्यान सर। रखना। ये इसी से आता है जिससे तुम बोल रही हो, इसी से जब इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो ये वाला आ जाता है, ठीक है। यस डेल्टा एम सर। इजकल टू n माइनस 1 टाइम्स में a, तो ये भी आ यस जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, जिसको आंसर देख, चलो ठीक है, इसमें ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा पूर्णांक वाला हो गया। खैर चलो ठीक है। फिर है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 9:1 है, तो स्लिट की चौड़ाई का अनुपात बताओ। इसको कैसे किए? सर तीव्रताओं को सर I1 माइनस I2 अपॉन का IM प्लस 2 का होल स्क्वायर से। अच्छा ठीक है, किए तो कैसे किए बताओ। हेलो, यस सर। एक सेकेंड, देखो मैंने बताया था तुमको इस पे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो आई मैक्स अपान में आई मेन इक्वल टू होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर ऊपर का, और नीचे में क्या हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। वैसे तो मैंने बोला भी था तुमको, आई मैक्स जो होता है वो होता है अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, ये होता है, बोला था कि नहीं है? यस सर। आई यस मीन सर। बराबर जो होता है अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2 जो ठीक का होल स्क्वायर। -1 2 का कुछ फर्क पड़ता नहीं, जो होल स्क्वायर लगा ठीक है। ये वाला पहले रहे या ये वाला कुछ फर्क नहीं पड़ता, यस सर। स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये होता है। तो आई मैक्स अपान में आई मीन हमेशा जो अनुपात देगा, क्वेश्चन में ज़्यादातर अनुपात ही देता है, ठीक है, मैक्स और मिन का। तो मैक्स की वैल्यू का अनुपात 9 है, मिन का वैल्यू 9/1 है, तो वैल्यू रख दोगे तो वर्गमूल ले लोगे दोनों तरफ का, तो 3/1 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हारा I1/I2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, समझ गए? यस सर। और जो अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि स्लिटों की चौड़ाई, समझ गए? यस सर। तो स्लिटों की जो चौड़ाई होती है, इसको समझ लो, स्लिटों की चौड़ाई होती क्या है एक्चुअली। जब द्विस्लिट का प्रयोग होता है ना ऐसे, तो यहाँ पे पर्दा होता है, तो ये जो स्लिट की चौड़ाई होती है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये वाली तो दूरी d होती है, ठीक। यस सर। तो ये वाली चौड़ाई को ज़्यादातर a माना करते हैं कुछ लोग, स्लिटों की चौड़ाई को, ये वाली जो इनके बीच में गैप होता है, इसका जो अनुपात होगा ये इन्हीं के अनुपात के बराबर होता है I1 I2 का, ठीक है। तो जो अनुपात Yes, sir. इनका होगा तो वही स्लिटों की चौड़ाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 I2 की जगह में तुम ये लिख सकते हो कि अब यहाँ पे अगर A मान लो स्लिटों की चौड़ाई, ठीक है। W Yes, जो कि sir. फ्रिंज की चौड़ाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज करेगा, तो इसको A मान लो। तो A1/A2 इक्वल टू I1/R2, तो W1/W2 कितना हो जाएगा 4:1 का अनुपात, ठीक है। तो Yes, जैसे sir. एक स्लिट ज़्यादा पतली होगी, एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ी होगी, ठीक है। यस सर। ये वाली अगर A होगी तो ये 4A हो जाएगी, ठीक है। A1 ये होगी और A2 ये होगी, ठीक। ये थोड़ा Yes, ज़्यादा sir. चौड़ी होगी, ये थोड़ा पतली होगी, ठीक। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सवाल Yes, थोड़ा sir. से उसने चेंज कर दिया है,
लेकिन अगर तुम इस सवाल को लगाते लगाते एटलीस्ट I1 I2 का अनुपात भी निकाल के चले आओगे तो एक नंबर तो मिल ही जाएगा ना, समझ गए। यस सर। अब वो बहुत जेन्युइन यस। क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, तो उसको ध्यान रखो। एक तो आई का एक तो नॉर्मल फार्मूला मैंने बताया था कि आई बराबर में होता है I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 और अंडर रूट में I2 कास फाई, जहाँ फाई क्या होता है, कलांतर होता है दोनों के बीच में, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये वाला ये वेक्टर सम ही इसमें काम कर जाता है, ठीक है। मान लो ये I1 है, ये I2 है, और दोनों के बीच का कलांतर फाई है, तो इनका जो वो होगा चतुर्भुज का नियम लग जाता है, ये वाली वैल्यू आई होगी, परिणामी तीव्रता हो जाती है, ठीक है। तो ये वेक्टर वाला ही फार्मूला लगता है भाई, कुन्हीं दो वेक्टरों का अधिकतर। अब बस ये है कि यहाँ पे इतना ध्यान देना है तुमको कि जब हम उसके लिए यूज करते हैं आयाम के लिए, तो हर जगह स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। हेलो, यस सर। आयाम के Yes, लिए sir. हमने जब यूज किया तो स्क्वायर आया था ना। यहाँ Yes, पे sir. कई बार अंडर रूट में I1 I2 को मिला के लिख देगा, वो तो गणित है, वो तो ना समझ लेना, मैथमेटिक्स है वो तो, ठीक है। यस सर। ये वाला फार्मूला ध्यान रखो, ठीक है, ये काम देगा। मैक्स के लिए क्या होता है, फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, अभी कल ही बताया था मैंने। तो ये फिर अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यस और सर। अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, काश की -1 होती है, तो पूरा ये पद माइनस में हो जाएगा, तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जब फेमिलियर हो, ये सारी चीज़ें तुमको पहले से पता है, इसी एकदम वेक्टर टाइप का होता है फार्मूला, तो इसको सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ठीक है, बस उसमें वेक्टर और इसमें एक बात ध्यान देना, उसमें ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर नहीं पी क्यू प्लस में 2, अच्छा उसमें क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस फाई होता है कि नहीं, वेक्टर जब जोड़ते हो तो। यहाँ Yes, पे sir. आर का स्क्वायर होता है, तो क्या है यहाँ पे लगभग वैसे ही है, ठीक है। आयाम तो एकदम वैसे ही जोड़ता है, इस बात को ध्यान देना। ये सवाल अगर गलत हो गया तो समझो कितना बड़ी बात, मतलब नहीं होना हो, मतलब ध्यान रखना, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध बताओ। तो ये सवाल अच्छा है। अब ये सवाल बहुत बार पूछता है, कभी कभी त्रिज्या को आधी कर देगा, कभी लंबाई को दुगना कर देगा, तिगुना कर देगा, कुछ भी कर देगा, n गुना कर देता, ठीक है। तीसरा खा नंबर है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस सर। अब तो मैं आंसर शीट चेक करता तो ठीक रहता, खैर उससे पता चल जाता तुमने किया वो। देखो पहली बात तो, हेलो, यस सर। सवाल सबका लगाने का एक ही तरीका है, चाहे लंबाई को 2 गुना करे तार को खींच के, या क्षेत्रफल को 2 गुना आधा करे या 2 गुना करे, जो भी करे खींच के, या और त्रिज्या कम ज़्यादा हो, तो उसने अल्टीमेटली क्या किया है, त्रिज्या आधी कर दी है, तो क्या यही तो बोला है कि त्रिज्या इतना तार को खींच दिया कि तार की त्रिज्या आधी हो गई, यही भी तो बात बोला है ना, क्यों? यस सर। तो इसी बात को ऐसे भी बोल सकता था कि उसका जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 कर दिया, इतना खींच दिया कि 1/4 हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। इसी बात को भी और तरीके से बोल सकता है, तो बहुत डेटा देते हैं। तो इसमें क्या है, तुम पहले R1 निकालो, ठीक है। R1 बराबर, तो फार्मूला तो सही बोल रहे हैं, L/A होता है, ठीक है, होता है कि नहीं? तो जब एक ही पदार्थ का है तो क्या होगा, R1/R2, यहाँ पे L1 और A1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तो R1 बराबर L1 में A1 करो हमेशा, ठीक है। यस तो जब R1 अगर तुम यहाँ पे R1/R2 करना चाहते हो, वैसे भी एक तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसी तरीके से R2 जब लिखोगे तो L2 बटे में A2 आएगा कि नहीं आएगा, हैं? यस सर। क्योंकि लंबाई भी अलग होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो त्रिज्या से जो रिलेशन बना है उससे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुम अगर इसमें और भी R1/R2 अगर करोगे
या R2 बटे Yes, sir. R1 करो, जो भी करना हो। R2 हमको निकालना है, तो R2 बटे R1 करोगे तो ये वाला पद तो ऊपर जाएगा, तो L2 बाई A2 बटे में L1 बाई A1 होगा कि नहीं होगा? क्यों? Yes, sir. ऐसे Yes, को sir. और अच्छे से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा R2। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलो कर देता हूँ मैं। L2 बटे में हो जाएगा L1 A2, ये होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया करो। अगर तार को खींच के बोल दिया है कि लंबाई को दोगुना कर दिया तो L2 क्या हो जाएगा? 2L1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दिया। A1 अपान A2 के L1 L2 के टर्म में निकाल लेते। मैंने बताया भी था तुमको कि R2 बाई R1, अगर हालांकि ये सवाल पूछा नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं बताया दे रहा हूँ। सवाल में देखो ये इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। यहाँ पे जो सवाल बताया है उसने क्या किया है तुमको देखो। चलो पहले जो सवाल पूछा उतना करा देते हैं, बाद में कराएंगे। A1 अपान A2 का तो वैल्यू दिया नहीं उसने, R1 R2 के दे दिया है, तो A1 A2 का R1 R2 के पदों में लिख दो। समझ में आई बात? Yes, sir. तो A1 क्या Yes, होगा? sir. पाई R1 का स्क्वायर होगा। A2 क्या होगा? पाई R1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आधी हो गई ना त्रिज्या? क्यों? हेलो? Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे sir. तो A1 बाई A2 Hello. 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 बाई A2 की जगह 4 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुमको, जैसे अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको ऐसे सोच लो। R2 बटे में R1 इजक्वल टू A1 बाई A2 की जगह में तो 4 लिख दोगे। L2 बाई L1 की जगह क्या लिखोगे? L2 बाई L1 तो वैसे भी रट लो। अगर A1 अपान A2 का जो रेशियो होता है L1 अपान L2 का उसी का जस्ट उल्टा रेशियो होता है। ठीक है, तो L2 बाई L1 भी 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. आ जाएगा। तो यहाँ से इतना ये रिलेशन मिल गया। तो R2 कितना हो जाएगा? 32 गुड़े R1 होगा। R1 32 नहीं 16। R1 की वैल्यू 2 दिया है, तो R2 कितना हो जाएगा? 16 गुड़े 2 32 ओम आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ये Yes, sir. चीज़ ध्यान दो। त्रिज्या आधी हुई है, इसका मतलब लंबाई 4 गुना किया होगा। ठीक है, Yes, sir. त्रिज्या के जस्ट स्क्वायर में त्रिज्या में जो भी फर्क पड़ेगा तो एरिया में स्क्वायर होके पड़ता है। ठीक है, और एरिया और लंबाई का दोनों का सेम पड़ता है, लेकिन उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो इस सवाल को खुद से भी लगाना। ठीक है, जल्दी में बहुत लोग इसको गलत भी कर जाते हैं। अब अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, हाई स्कूल में भी खूब सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है, क्यों पूछते हैं ये तो वही लोग पता है, लेकिन पूछ चलता है सवाल, क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात करो। इस सवाल को कैसे लगाओगे? चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब पता नहीं तुम मिला लेना तुम्हारा आंसर सही है कि गलत। देखो R बराबर में भी अपान में क्यूब भी होता है, तो T बराबर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 पाई R अपान में भी। V की वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे, या सारी R की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो R की वैल्यू जब यहाँ से रखोगे तो M भी अपान में क्यूब भी आएगा। क्यों? तो V से भी कट जाएगा, तो T बराबर में 2 पाई M बटे में क्यूब भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और जैसे ये बनेगा, अच्छा इसमें अगर यहाँ पे R की जगह अगर V की वैल्यू रखते तब भी यही आता। ठीक है, Yes, sir. तो अब ये फार्मूला बन गया। अब तुमको दो अलग अलग पार्टिकल के आवर्तकालों की तुलना करना है, तो दोनों का आवर्तकाल लिख लो। मैंने TP अपान में T अल्फा लिख लिया। TP कितना होगा? 2 पाई M
पी के मतलब MP का मतलब हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, बटे में आवेश प्रोटॉन का गुणे चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों के लिए सेम होगा। फिर 2πm अल्फा, अल्फा कण का द्रव्यमान, बटे में अल्फा कण का आवेश यहाँ पे 2e हो जाएगा, अब बटे में b। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो b से b सबका सेम कॉमन चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे अल्फा का कण का द्रव्यमान गुणे 2। तो यहाँ से जो है 2 बच जाएगा, चूँकि ये आवेश की वजह से, चूँकि इसका आवेश 2 है, इसका 1 है, सिंगल है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो यहाँ से TP अपान में T अल्फा इक्वल टू 1/4 इंटू 2, 4 क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होगा, अल्फा कण का उसके 4 गुना होगा, ठीक है। तो MP/अल्फा इक्वल टू MP अपान में M अल्फा की जगह 1/4 लिख दो, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो TP बराबर, बस यही तो पूछ रहा, अनुपात ही तो पूछ रहा, ठीक है। हेलो, तो 1:2 लिख हो जाएगा काम खत्म। ये सवाल को अच्छा सवाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है तुम्हारा घ नंबर। एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वाणी बिंदु स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। तो जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाएगा तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट करिए। इसका क्या आंसर बनेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना निरोधी विभव पर, ठीक है। हेलो, जो प्रकाश आपतित होता है और किसी भी धातु तल पर, तो उसमें निरोधी विभव डिपेंड करता है उसकी फोटान की ऊर्जा कितनी है, उसकी तीव्रता पर नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो किसी भी स्रोत से किसी पर्दे को या किसी भी वस्तु को दूर रखेंगे या पास रखेंगे तो उसकी तीव्रता बदलती है, कभी आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीव्रता तो बदल जाएगी, क्योंकि तीव्रता जो होती है 1/r² के अनुक्रमानुपाती 1/r² के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे दूर करने से क्या होगा, तीव्रता बदलेगी, लेकिन उसके तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जितना निरोधी वो पहले रहेगा बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो एक वाणी प्रकाश स्रोत के लिए क्या होगा, हमेशा जो आपतित फोटान की जो ऊर्जा होगी वो इतनी होती है, आवृत्ति बदलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात लिखना पड़ेगा कि आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी, न्यू क्या रहेगा, अचर रहेगा, ठीक है, या स्थिर रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो आपतित फोटान की ऊर्जा जो hν है ये भी स्थिर रहेगी, अचर रहेगी, ठीक है। जिससे क्योंकि E बराबर में W बराबर में क्या, सॉरी K, जो गति K से ही डिसाइड होता है निरोधी विभव, तो E माइनस में W होगा ये स्थिर, तो ये भी W तो स्थिर होता ही है। तो इसलिए बस इतना लिखना पड़ेगा तुमको कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश विद्युत सेल को प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तीव्रता पर निरोधी विभव का मान निर्भर नहीं करता है, इसलिए निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। 2 लाइन का है, अगर कुछ नहीं समझ में आता 2 नंबर का सीधा सीधा लिख दो कि प्रकाश विद्युत सेल को प्रकाश स्रोत से दूर करने पर तीव्रता बदलेगी और आवृत्ति नहीं बदलेगी, अतः निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस समझ गए। यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा, चलो देख लो। चौथा क्वेश्चन में कैसे करोगे बताओ फटाफट इसको। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, तीनों को अलग अलग सेपरेट कर लो। जब कोई ज़्यादा पढ़ता है ना तब ऐसे ही होता है, ठीक है। बहुत चीज़ें एक दूसरे में मिसमैच हो जाती है। तीनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। वैद्युत क्षेत्र का जो तुम बता रहे हो वैद्युत क्षेत्र का होता है 1/4πε0 Q/r²। इसके बाद विभव का होता है 1/4πε0 Q/r। स्थिति जो ऊर्जा जो होगी तो उसमें कम से कम 2 आवेश होगा, अकेले एक आवेश से तो बनता ही नहीं, ठीक है। तो 1/4πε0
Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की दूरी जो भी होगी, मान लो दोनों के बीच की दूरी R है तो R हो जाएगा। अगर R12 नाम देना चाहते हो दे दो ऐसे, ठीक है। यस ये सर। वाला तब के लिए है जब दो आवेश हो, कम से कम दो आवेश हो, तभी स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल आवेश के लिए होता है विभव, ठीक है। सिंगल आवेश होगा, यस इससे सर। आर दूरी पर विभव निकालना होगा। यहाँ पे भी सिंगल आवेश होगा, इसके आर दूरी पर बिंदु P पर तुमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, ठीक है। ये कहानी है। यस सर। यहाँ पे ये कहानी है। यहाँ पे अगर इनके बीच की दूरी R है तो R हो जाएगा, ठीक है। 1 2 हटा दो। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ यस पे सर। आवेश दो ठो रहेंगे, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में हमेशा फार्मूले में। इसका जब एक से अधिक निकाय हो जाते हैं तो सबका कॉम्बिनेशन ले लो, Q1 Q2 अपान में R, Q2 Q3 अपान में R, फिर Q3 Q1 अपान में R। प्रायिकता तो पढ़ा ही होगा कि नहीं पढ़े हो। तीनों के पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लो। 3 ही आवेशों का सवाल आएगा, इससे अधिक का नहीं आएगा, नहीं कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब जब इन दोनों को लोगे तो इनके बीच की दूरी, फिर इन दोनों को लोगे तो इनके बीच की दूरी, इन दोनों को लोगे तो इनके बीच की दूरी। यही सवाल तुम्हारा 3 नंबर में दूसरे तरीके से भी पूछ देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये सवाल बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन भी एकदम आसान आती है। सबके बीच की दूरी कितनी है, A है, समबाहु त्रिभुज है ना। कभी कभी दूरी बदल देगा, तो जिन जिन आवेशों को लो उनकी ही बीच की दूरी के नीचे लिखना। जैसे इन दोनों का आवेश ले रहे हो तो इन दोनों की, अगर दूरी अलग अलग होगी तो अलग अलग लिख देना। अब विद साइन लेते हैं हमेशा, जिसका जो चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे विभव में और स्थितिज ऊर्जा में दोनों में आवेश को चिन्ह सहित रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में तो आवेश की स्थिति को देख करके निकालते हैं, चित्र बनाना पड़ता है उसके लिए। इसमें चित्र वित्र कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तो बस इसमें वैल्यू रख दो Q1 Q2, इसकी तो माइनस Q है, इसकी माइनस Q है तो प्लस का Q² हो जाएगा। इसकी कितनी हो जाएगी, ये माइनस Q है, ये प्लस का 2Q है तो माइनस का 2Q² हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल भी -2 का स्क्वायर, 1/4πε0। सभी में R की जगह RAA आ जाएगा, इसलिए मैंने A बाहर लिख दिया, ठीक है। यस सर। फिर कैलकुलेट कर लेना, आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, फार्मूला पता हो अगर तो, ठीक। क्वेश्चन क्या, मैंने अभी आगे किए नहीं। अरे क्वेश्चन तो होगा ना तुम्हारे पास कि नहीं है, देखो इसमें मोबाइल में दिख रहा होगा, मेरे वाले में भी दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, गा पार्ट में ये सवाल खैर बहुत बच्चे नहीं लगा पाएंगे। क्या नंबर का सवाल है, कहाँ, अच्छा खा नंबर है ना। हेलो हेलो, देखो इसमें क्या है कि 2 कुंडली है, ठीक है। एक कुंडली मान लो उसकी अक्ष क्या है, वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगी, ठीक है। एक कुंडली की एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाएगी, एक लूप मान लो, ठीक है। एक कुंडली होगी तो फेर होंगे, कोई बात नहीं। अब इसमें कह रहा है कि कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणाम में चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करिए, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला M बराबर होता है NIA, ठीक है, ठीक। इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा चुंबकीय कुंडली होती है, वो सारी कुंडली होती है उसके अक्ष के अनुदिश होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये छल्ला है तो ये इसकी अक्ष ये होगी, तो इस अक्ष के अनुदिश होगा इसका, ठीक है। तो जैसे ये वाला रिंग है तो इसकी जो चुंबकीय घूर्ण की जो दिशा होगी वाई के अनुदिश होगी। ये वाली जो खड़ी वाली है इसकी एक्स एक्सिस के अनुदिश होगी, ठीक है। इसको मैंने 1 नंबर माना है, तो इसके लिए इसकी जो अक्ष होगी M1 इधर आएगा। इस वाली कुंडली को मैंने 2 माना है, तो इसकी अक्ष किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो M2 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में, दोनों लंबवत रखी हुई है ना, तो इसलिए इसकी वजह से जो कंबाइंड जो चुंबकीय क्षेत्र वो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, तो हमारा क्या होगा, एक तो दोनों लंबवत होंगे, एक M1 एक इस दिशा में मान लो थोड़ी देर के लिए, M1 इस दिशा में है और M2 इस दिशा में है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, दोनों वेक्टर राशि होती हैं,
तो इनका जब कैलकुलेशन करेंगे, एम नेट निकालोगे जब, ठीक है, यस सर। तो एम नेट जब निकालोगे Yes, तो अंडर रूट में, या एम नेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में m1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब इसमें क्या है, धारा तो दोनों में सेम बह रही है, दोनों का क्षेत्रफल भी सेम है, ठीक है, त्रिज्या दोनों के बराबर है ना। तो अब m1 अगर तुम निकालोगे तो m1 तुम्हारा कितना निकलेगा, अब यहाँ पे तो खैर दिया नहीं है, अरे मतलब m1 जब निकालोगे तो देखो m1 मैं यहाँ बता दे रहा हूँ निकाल के, m1 जो निकलेगा वो बनेगा, n तो लूपों की संख्या हो जाएगी अगर जितने भी n होंगे, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया कितने Yes, हैं sir. इसमें लूप्स, ठीक है, यस सर। लेकिन इसमें धारा बता दिया स्मॉल आई, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से m2 कितना होगा, दोनों में समान लूप मान लेते हैं और धारा आई हो जाएगी, इसमें पाई, इसमें आर का फिर से स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो ये वाली जब वैल्यू इसमें रखोगे, Yes. एम नेट जब निकालोगे तो अंडर रूट में m1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर करोगे और सॉल्व कर लोगे, तो जो है जब इन वैल्यू को पुट करोगे तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो बाहर निकल आएगी, n सब कुछ बाहर निकल आएगा, इसमें n आई पाई आर का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है, क्यों? यस सर। इनको सॉल्व करोगे वैल्यू पुट Yes, करके sir. तो यही आ जाएगा। अब इसमें लूपों की संख्या नहीं दिया है तो कुछ जगह पे तो n की वैल्यू 1 मान लेगा आदमी, ठीक है, कुछ लोग मानेंगे कि एक ही लूप की है, ठीक है। अब Yes, कुंडली sir. शब्द बोला है तो कुंडली से ये मतलब निकलता है कि एक से अधिक लूप होंगे तभी कुंडली बोलते हैं, नहीं लूप बोल देते हैं सिंगली, ठीक है। यस कुंडली सर। तो शब्द तभी यूज किया जाता है जब उसमें एक से अधिक लूप होते हैं, तो मैं बेसिकली, ठीक है। इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ठीक, समझ गए। यस सर। तो ये सवाल ऐसा सवाल है कि मतलब ज़्यादातर लोगों को जिसको कॉन्सेप्ट रटे हैं तो वो तो कर लेगा, या थोड़ा बड़ा। अब इसमें अगर इनके बीच का कोण कह देता थीटा, समझ गए, जब इतना सीखे हो तो थोड़ा से और सीख लो, अगर इनके बीच का कोण कह देता थीटा, समझ गए, तो कुंडली फिर कैसे Yes, होती? sir. कुंडली एक मान लो, एक तो तुम्हारी हो गई इस अक्ष के इस अक्ष पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये तो इसकी तो लंबावत होगा ही वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है। और कोई इसके एंगल थीटा पे है, ये है, ठीक है, ये ठीक है। तो यस सर। तो कोई कुंडली ऐसे पड़ी हुई है ऐसे, तो इसकी जब अक्ष खींचोगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। यस सर। तो इनके बीच का जो कोण होगा, जो ये इनके तलों के बीच का जो कोण होगा, ठीक है, उनके अक्षों के बीच का भी सेम ही कोण होता है, ठीक है। तो यस। उसमें क्या करते, तुम वेक्टर वाला नियम लगा देते, m1 m2 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कास थीटा लगा देते, ठीक है, अगर थीटा एंगल में झुकी होती तो सिंपली वेक्टर फार्मूला लगा के निकल आता, ठीक है। इसको और अच्छे से मैं बता देता हूँ तुमको, ये सवाल अगर इनके थोड़ा सा पढ़ा के कोई दिया तो आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि एक कुंडली ये पड़ी हुई है, ठीक है, और एक कुंडली ये ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। यस सर। तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और इसके परपेंडिकुलर ये अक्ष हो जाएगी। तो अब ये कुंडलियों का तल है, इनके बीच का कोण अगर मान लो थीटा, तो इनके जो लंबवत रेखाएं जा रही होंगी उनके भी बीच का तो कोण थीटा रहेगा, ये नहीं रहेगा, हेलो। तो इसकी ये हो गई, इसकी हेलो। तो हाँ, तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए मान लो ये कुंडली नंबर 1 है, ये कुंडली नंबर 2 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे m1 आएगा और इसकी वजह से m2 जो आएगा इधर आएगा, ठीक है। तो m1 और m2 के बीच का कोण थीटा डिग्री होगा, समझ गए। इधर ये वेक्टर होते हैं इससे, तो इसीलिए इनका परिणाम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो कभी भी थीटा पे आए, ज़्यादातर केस में 90 ही पूछेगा, लंबवत ही रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा सवाल को कठिन बनाएगा
तो थीटा डिग्री पे बना देगा। ठीक है, यस सर। एक सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? चित्र की सहायता से ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, समझाइए। ठीक है, तो यस सर। इसका जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, तो डेफिनेशन पढ़ लेना बुक से। ठीक है, उसको रट भी लेना। ठीक है, जो मेन कीवर्ड हो उसको ध्यान रखना। विद्युत चुम्बकीय का अगर फिगर बनाओगे तो देखो, फिगर हमेशा क्या है, ऐसे एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, और फिर जेड एक्सिस इसको इधर बना दो। ठीक है, 135 डिग्री में अंदाजे से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, एक साइड जो एक तो विद्युत क्षेत्र ई वाला, तो ऐसे सीधा सीधा ऐसे लूप बना दो तरंगों का जैसे बनता है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा। ये क्या हो गया, लगभग इसके अधिकतम जो वैल्यू आएंगी वो ऐसे लंबवत मिलेंगी। ठीक है, और जो तुम चुंबकीय क्षेत्र वाला बनाओगे उसमें थोड़ा ऐसे तिरछा लाइन खींच दो। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, इसके समांतर। ठीक है, हालांकि इसके समांतर ये लाइन खींच दी है, इसके समांतर ये मूल बिंदु। अब इसको क्या करो, ये उसका अधिकतम हो गया, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, थोड़ा इसका लूप तिरछा बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, इसमें इसके बगल में इसके बगल में 2 लाइन और खींच दो, टोटल 3 हो गई। इसमें भी 3 कर दो, लेकिन इनको तिरछा खींच दो। ठीक है, इसे जेड एक्सिस के समांतर, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे खींचोगे, यही वाला लूप पलट के उधर गया होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्रीय वाला होगा। चुंबकीय क्षेत्र वाले सारे ये तिरछा लाइनें हो जाएंगी, ये खड़ी लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वाला तो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। बन गया फिगर। ठीक है, यस सर, ये हो गया। तो इस तरीके से अब ये है कि एक्स एक्सिस के अनुदिश जा रहा है, एक घटक इसका चुंबकीय वाई अक्ष के अनुदिश से, दूसरा वो वैद्युत वाला और चुंबकीय वाला जेड एक्सिस के अनुदिश से, बस बन गया। ठीक है, फिगर बना देना और बदली के देना कि वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम होगा वो वाई अक्ष के अनुदिश है, और जो जेड अक्ष का जो भी वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होगा वो जेड एक्सिस के अनुदिश होगा, और वैद्युत क्षेत्र का वाई अक्ष के होगा। ठीक है, यस सर। जो आयाम हो गया, आयाम की बात कर देना। ठीक है, यस सर। अब कहाँ पे बना ये, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या बोलते हैं, क्या बनाना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, एक बारी तुम कंफ्यूज हो गए, बढ़िया साफ सुथरा फिगर कैसे बनाओगे पहले से डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब जाए अपनी जगह, तुमको क्या करना है। अब इस समय परीक्षा में तुमको सबसे नंबर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कैसे चीज़ों को सीखना। तो इसमें क्या सूक्ष्मदर्शी का सवाल है, इसमें जैसे तुम क्या करो, एक लाइन खींचो। ठीक है, यस सर। इसका अभिदर्शक होता है, छोटा होता है ना सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक, क्यों? यस सर, छोटा होता है। तो इसमें क्या है कि वस्तु बना दो, फिर वस्तु से एक समांतर लाइन आएगी, एक केंद्र से जाएगी। ठीक है, उनसे जाएगी। यस सर। फिर इसका प्रतिबिंब जो होगा एफ से बाहर ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं एफ से अंदर रख दोगे तो फिर प्रतिबिंब तो इसका इधर बनेगा ही नहीं, वो तो फिर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो एफ ओ जो होगा उसके बाहर ही रखो, और 2F से अंदर रखो। ठीक है, हेलो। यस सर। तो 2F है तो कभी कोई दिखाता नहीं। यस सर। इसका जो है जो प्रतिबिंब बनेगा ये है, और ऐसे ये यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, जो भी बनेगा थोड़ा से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जिधर इतने देर इधर भी एफ हो ही उतना ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो तुम्हारा अभिदर्शक हो गया। अब तुम्हारी नेत्रिका पे अनंत पे अगर कह रहा तो नेत्रिका का जो है, नेत्रिका के फोकस
पर ही वस्तु का ये वाला प्रतिबिंब जो होगा ये तुम वस्तु हो गई, ठीक है, ये वस्तु हो गई तुम्हारी। और ये जो पहला प्रतिबिंब बनेगा ये जो है इसके नेत्रिका के फोकस पर बनेगा, तभी अनंत पे बने जाके प्रतिबिंब। तो नेत्रिका बनाओ यहाँ पे और इस पे एक समांतर किरण डालो, ठीक है। इस समांतर किरण डालने पर इसके फोकस से इसको डाल दो और दूसरी किरण इसके वक्र केंद्र से डाल दो, ठीक है। तो जितनी दूरी पर ये इधर है उतनी दूरी पर लगभग अंदाजे से बना दो, ठीक है। ये किरण आगे निकल जाएंगी और आगे कहीं मिलेगी ही नहीं, ना तो पीछे मिलेंगी, ठीक है। समांतर किरणें निकल जाएंगी। यही तुम्हारा, एक सेकंड, यही तुम्हारा नेत्रिका होगा। ने इसकी ये तुम्हारा यहाँ पे इधर आँख हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो ये अब इतना बनाने के बाद में फिर लेंस बना दो। लेंस इसका थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो इसका यहाँ से थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है। और इसका थोड़ा छोटा बना दो। कोशिश करो पहले, नहीं हाँ उल्टा बना दी, नहीं सीधा सही है। नेत्रिका छोटी होती है ना इसकी सर, नेत्रिका बड़ी होती है। उल्टा बना दिया क्या मैंने? खैर चलो ठीक है, तो सही है। अभिदर्श उसका दूरदर्शी का अभिदर्शक बड़ा होता है ना, क्यों? यस सर। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक छोटा होता है ना, छोटा होता है। उसका एक लॉजिक भी होता है कि अधिक प्रकाश उससे आपतित हो सके, जैसे प्रतिबिंब की तीव्रता अच्छी हो, ठीक है, चमक अच्छा तीव्रता का प्रतिबिंब बने, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब। इसलिए अभिदर्शक बड़ा होता है। उसको द्वारक बोलते हैं हमेशा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को द्वारक बोलते हैं। द्वारक बड़ा होता है अभिदर्शक का, उसमें दूरदर्शी में, इसके में छोटा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ई हो जाएगा, ठीक है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये इसको एल ई लेंस एल ई बोल सकते हो, इसको लेंस ओ बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान देना एक याद रखो, इसको अगर पीछे एक्सटेंड भी करोगे तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा ठीक है। प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। ये हो गया फिगर। अगर इनकेस बोलता कि प्रतिबिंब की इमेज बताओ कहीं ना कहीं बने, तो इसको थोड़ा सा क्या करते, तो इसको एफ, इसका जो एफ ई यहाँ पे हो, ये वाली जो लंबाई होगी वो एफ ई होगी। ये थोड़ा एफ ई और इधर आ जाता तो किताब से देख लेना, ठीक है, वो वाला भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं। तो इतना बना लो, ठीक है। ये तरीका रखो हमेशा बनाने का, इतना बना दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस पे जो है फिगर पे ही तुमको 1-2 नंबर मिल जाएगा, समझ गए? तो कम से कम फिगर तो तुमको नहीं भूलेगा अगर फिगर की प्रैक्टिस की हो तो। इसमें क्या है, अगर पूछता कि इस स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाओ, तो यहाँ पे जो है तुमने एक ऐसे डाल दिया, एक सेंटर से डालोगे तो थोड़ा से कोशिश ये करना कि ये वाला प्रतिबिंब इससे थोड़ा से बड़ा बने बस, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसको थोड़ा से फोकस के अंदर ले लोगे नेत्रिका के, ठीक है। और ये गया, ठीक है। और फिर ये गया, फिर इसको समांतर डाल दो, एक इसके केंद्र से डाल दो, और फिर दूसरी बार में इसको यहाँ से मिलाता हुआ दिखा दो, तो इसका फोकस यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ये मिल ही जाएगा, ठीक है, पीछे बढ़ाओगे तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो है एफ इधर भी हो जाएगा, ठीक है, ये वाली लंबाई। इसको यहाँ से मिला दो, ये वाला तुम्हारा नेत्रिका हो गई, ये तुम्हारा अभिदर्शक हो जाएगा। अभिदर्शक थोड़ा सा बड़ा बना दो, ठीक है। यस सर। तो इसमें ये वाली प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी और एक ये वाली प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी। ये इधर थोड़ा सा इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी आँख होगी, आँख का फिक्स कर लो, ऐसे बना देना एक ऐसे लेंस टाइप का, उसमें 3-4 ठो ऐसे लाइनें लगा देना, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसको ऐसे फ्री हैंड भी बना दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा बहुत बच्चे बना ही नहीं पाते फिगर। एल ई और एल ओ, ये लेंस ओ हो गया, लेंस ई हो गया, इसकी फोकस दूरी वगैरह दिखा दिया, ठीक है। इसकी फोकस दूरी यहीं पे पास में ही रहेगा। एफ ओ की फोकस दूरी हमेशा वस्तु से अंदर ही रहेगी, ठीक है। इसमें भी एफ ओ रहेगा, ठीक है। ये दूसरा इस तरीके से बन गया, ठीक।
अब Yes, ये sir. वाला चीज़ है, कोई देखता नहीं, बस बना होना चाहिए ये आँख वगैरह। अब इसमें पूछ रहा है कि एक चीज़ और पूछ रहा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसके लिए तुम्हें Yes, क्या sir. करना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बुक से देख लेना, ठीक है। उसमें 2-3 पॉइंट है। Yes, sir. ये वाले पॉइंट जो है, ये वाले इसमें कौन कौन से पॉइंट तुमको ध्यान रखने हैं, सिर्फ ये वाला नेत्रिका की फोकस दूरी का मान कम होना चाहिए, ठीक है। और Yes. वस्तु की अभिदृश्य से दूरी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. ये 2 पॉइंट केवल ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं इसमें पूछा है आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए। क्योंकि फार्मूले से देख लो, एम आवर्धन बराबर होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आवर्धन अगर याद है तो ठीक है, आवर्धन एम, ठीक है। आवर्धन Yes, एम का sir. जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारा, इसे उसने पूछा किस पर निर्भर कर रहा है। क्या निर्भर कर रहा है, कहाँ, यस सर, आई थिंक। किन कारकों पर निर्भर करता है, तो बात वही है ना, समझ गए। अगर Yes, नहीं, sir. अगर कारकों पर निर्भर कर रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नेत्रिका की फोकस दूरी का मान, नेत्रिका की फोकस दूरी पर तथा अदृश्यक से वस्तु की दूरी पर, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, आवर्धन क्षमता। यस या सर। या ये भी लिख सकते हो कि दोनों लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, तो एफओ Yes, sir. और एफई दोनों की फोकस दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। यस सर। और दूसरी और भी चीज़ों पर निर्भर करता है, ये तो सिंपल ही है, इनकी जो फोकस दूरी कम ज़्यादा होगी तो इनकी आवर्धन क्षमता अपने आप चेंज हो जाती है, ठीक है। दोनों की आवर्धन क्षमता मिला के कुल आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए Yes, तो sir. जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कह दो नेत्रिका की फोकस दूरी पर भी निर्भर करता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी पर निर्भर करता है, और निर्भर तो उससे भी Yes, sir. करता है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो हमेशा आवर्धन कम होता है, और अंतिम प्रतिबिंब अगर स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो आवर्धन बहुत सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए। यस सर। लेकिन अब आज सोचोगे कि फिर आदमी प्रतिबिंब को स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर ही बना ले, बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन उस समय आँख में स्ट्रेन बहुत होता है, समझ गए, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो यस सर। देखने में, ठीक है। और बस यही 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है उस पर निर्भर करता है, अनंत पर कि स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर, और दोनों की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी पर भी निर्भर करेगा और अभिदृश्यक की भी फोकस दूरी पर भी निर्भर करेगा। और ऊपर से ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम्हारा अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी कहाँ पे है, समझ गए। जैसे तुम लेंस लगा के पढ़ते हो कभी भी अक्षर वगैरह देखते हो कि नहीं, या मोबाइल में ही Yes, फोकस sir. करते हो, तो कभी कभी मोबाइल को पास ले जाते, मतलब लेंस को पास दूरी ले जाते हो, तो लेंस को पास ले जाते लाते जाते बहुत बड़ा दिखता है, फिर अचानक से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। दिखना इसलिए Yes, बंद sir. हो जाता है कि फिर अब तुम जो है वस्तु को मान लो इस लेंस को इसके वस्तु के करीब ला रहे हो, एफ तक ले आए तो बड़ा बना, और ज़्यादा पास लाओगे तो ये वस्तु एफ के अंदर चली जाएगी, यस सर। एफ के अंदर चली जाएगी तो फिर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लो, इसमें एक चीज़ याद आ गई। इसमें क्या है कि जब तक तो वस्तु से बाहर होगा प्रतिबिंब तुमको लेंस में अक्षर नहीं दिखाई देते, समझ गए, क्योंकि उसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है। तो जब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तभी तो इसको मिलेगा नेत्रिका को प्रतिबिंब बनाने के लिए। जब इसको अंदर ले लेते हो तभी तुमको लेंस से वस्तु दिखना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो जो तुम पढ़ते हो तो उस समय उसका वास्तविक वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फिर जैसे ही एफ के अंदर हो जाएगा ना तो फिर प्रतिबिंब क्या बनेगा, इधर बनेगा ही नहीं, वो तो इधर ही बन जाएगा। तो फिर ये अपना इंतजार करता रहेगा कि प्रतिबिंब इधर बने तो मैं इधर से देखूं, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यस सर। इसीलिए क्या है कि वस्तु को जितना करीब लाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, दूर ले जाओगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा, लेकिन इतना भी करीब न ले आओ कि फोकस के अंदर चला जाए और वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनने के बजाय इधर ही बनने लगे, ठीक है। तो वो कहानी होती है। तो कोशिश ये करते हैं कि वस्तु की सबसे नज़दीक रहे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इधर से जो प्रतिबिंब बने वो स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने, 2 बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई इसकी फोकस दूरी जो है कम हो, ठीक है। अब फोकस दूरी तो
मतलब फोकस दूरी पर दोनों के फोकस दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो फोकस दूरी पर तो निर्भर ही करती है हमेशा आवर्धन क्षमता, उसका तो कोई उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो फोकस दूरी तो आँख मूंद के लिख देना, और दूरियों का देख लेना, इसका अंतिम प्रतिबिंब है, इसका स्टार्टिंग में वस्तु की दूरी, ठीक है। यस सर। इसलिए ऐसा यही सब चीज़ों को करने के लिए, चलो अब हो गया, अब आगे अगले दिन पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़े